हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। शुरुआत करेंगे अपने कल के रिवीजन से, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अच्छा, कल जो वीडियो है वो सुबह में नहीं आई थी, कल शाम को वीडियो अपलोड हुई थी, तो कल वाली वीडियो अभी तक जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको जाकर के देख लें। वर्ष 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी साल्ट लेक सिटी, अमेरिका में की जाएगी। और अभी हाल ही में मंगोलिया में खान क्वेस्ट नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। अगला, इंडसइंड बैंक ने रेसलर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है और हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप और दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। राष्ट्रपति भवन के ये दोनों हाल हैं। इसके अलावा भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा रिपोर्ट जारी हुई, भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें देश का 21.71% वन क्षेत्र आता है। भारत का जो कुल एरिया है उसमें से 21.71% जो है वो वन क्षेत्र है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आन ह्वांग ये बन गए हैं नए राष्ट्रपति। वहां के राष्ट्रपति को कुपोषण हो गया, बीमार चल रहे हैं, और जो सैन्य प्रमुख थे उनको अब राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है म्यांमार का। भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन मिजोरम में खोला गया है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं अंजिक्य नाइक। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर प्रोवाइड कर दी गई है। अगर आपने नहीं जाकर के सॉल्व किया है तो उसको जाकर के सॉल्व करो, प्राप्त करो, डाउनलोड करो फ्री में। ठीक है, एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का पहला प्रश्न है, वित्तीय बजट 2024-25 के अनुसार मुद्रा लोन की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी लाख की कर दी गई। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके बजट से सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है निकलते। तो देखिए, मुद्रा लोन जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी ना, पीएम मुद्रा योजना, पीएमएमवाई, इसके तहत एमएसएमईज को या कोई जो भी छोटा उद्योग करना चाहता था उसको 10 लाख रुपए की लोन राशि मिलती थी, 10 लाख रुपए तक की। अब इस बार के बजट में घोषणा की गई है कि ये जो 10 लाख की धनराशि है ये डबल कर दी गई है, यानी 20 लाख तक कर दी गई है। तो अब मुद्रा लोन के तहत 20 लाख रुपए तक का एमएसएमई ऋण मिल सकेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, बजट 2024 अनाउंसेस न्यू स्कीम ऑफरिंग लोन अप टू 10 लाख फॉर द 1 लाख स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन। ये तो हायर एजुकेशन वाला है। ये एमएसएमई के लिए दोस्तों 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। ये भी एक योजना में, इसमें बजट में प्रावधान किया गया है इस बार। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अगर आपसे पूछे कि कब शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी, किसने शुरू किया, तो आप बताना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं इन्होंने शुरू किया था 10 लाख रुपए तक एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। शुरुआत में ये 10 लाख था, अभी बजट 2024-25 में इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है ना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम शुरू किया। तो दोस्तों अभी तेलंगाना राज्य सरकार ने नगर पालिकाओं को टीबी मुक्त करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम शुरू किया है। खास करके इन्होंने हैदराबाद में ये पहले शुरू किया है। हैदराबाद आप जानते हो तेलंगाना की राजधानी है, तो वहां पर टीबी मुक्त करने का ये अभियान चला गया है, प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम। ओके, आपको अगर याद हो बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि भारत सरकार 2025 तक भारत को टीबी उन्मूलन, पूर्णतः टीबी उन्मूलन की तरफ अग्रसर है करने के लिए। और 2025 में भारत को टीबी मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने निक्षय मित्र अभियान भी चलाया हुआ है। निक्षय मित्र अभियान, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो निक्षय मित्र अभियान जो है वो तो देशव्यापी अभियान है, केंद्र सरकार का अभियान है। यहाँ पर तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने स्तर पर शुरू किया प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम, जिससे टीबी फ्री किया जा सके म्यूनसिपालिटीज को। ओके, और इसके माध्यम से 3 वर्षों में टीबी की घटनाओं में और मृत्यु दर में 1/3 तक कमी लाने का भी उद्देश्य है इस परियोजना के तहत। चलिए, इसमें WHO इंडिया और USAID भी इसमें
इनकी मदद कर रहे हैं तेलंगाना की। ओके, चलिए तेलंगाना आया है। तेलंगाना आप देखोगे मैप में यहाँ पर है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था 2 जून को, 2 जून 2014 को अलग हुआ था ये, और अभी 2 जून 2024 को इसके अलग हुए 10 साल पूरे हुए। और जैसे एग्रीमेंट हुआ था इन लोगों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, कि 10 साल तक राजधानी के रूप में हैदराबाद काम करेगा, उसके बाद आप अपनी राजधानी बनाइए। तो वो 10 साल का एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी अब हैदराबाद केवल और केवल तेलंगाना की ही राजधानी है। अभी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी थी, ठीक है। तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है और 33 जिले हैं, 119 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीट यहाँ से जाती है और राज्यसभा में 7 सीट जाती है तेलंगाना से। रेवंत रेड्डी ये कांग्रेस पार्टी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम है। सीपी राधाकृष्णन एडिशनल करंट टाइम पर गवर्नर है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है यहाँ पर। इसके अलावा चार मीनार, गोलकुंडा का किला, बिरला मंदिर ये प्रमुख चर्चित स्थल भी है। अगला, पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 142वें सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो अभी पेरिस में दोस्तों ओलंपिक शुरू होने जा रहा है और कल से शुरू हो जाएगा। और इस ओलंपिक समिति, इससे पहले ओलंपिक समिति की 142वां सत्र की बैठक हुई। इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया दोस्तों नीता अंबानी ने। नीता अंबानी ये रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। रिलायंस फाउंडेशन आपने नाम जरूर ही सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए, रिलायंस फाउंडेशन रिलायंस का ही एक यूनिट है जो परोपकारी कार्यों के लिए, फिलांथ्रोपिस्ट कार्यों के लिए जाना जाता है। तो नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की वाइफ जो है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर है, ठीक है ना, भारत की तरफ से। तो ये पहले भी सदस्य थी आईओसी की, और अभी जब 142वां सत्र हुआ तो इसमें सर्वसम्मति से एक बार फिर से ये चुनी गई भारत की प्रतिनिधि। ओके, 2016 में पहली बार ये चुनी गई थी जब रियो ओलंपिक था, तब रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था, फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ और अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है। दोस्तों 26 जुलाई से ये एक प्रकार से स्टार्ट हो ही चुका है, क्योंकि सेरेमनी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। 11 अगस्त तक ये आयोजित होगा। इस बार 33वां संस्करण है। 32 खेल इस बार खेले जा रहे हैं। पेरिस फ्रांस में हो रहा है पेरिस ओलंपिक। इस बार का मोटो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन। बाकी आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था एक क्वेश्चन कि अभिनव बिंद्रा जो है, जो कि भारत में पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विजेता हैं, उनको इसी 142वें सत्र में ऑर्डर ऑफ ओलंपिक दिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा अवार्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? अगेन ये भी क्वेश्चन बजट से ही है, बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। भारत सरकार ने 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए अभी मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। मॉडल कौशल ऋण योजना, इस बार के बजट में लगभग 5 योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं, ठीक है ना। तो इसको सबको आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब अलग अलग भी आप तैयार कर सको। वैसे बजट की मैंने आपको डिटेल में वीडियो तो दी ही है एक साथ वाली। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मॉडल स्किल लोन स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज टू 25,000 यंगस्टर्स। 25,000 युवाओं के लिए ये है। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जो हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ उठा करके जो यूथ है, जो युवा है देश का, वो बिना किसी फाइनेंशियली कोई बाधा के अपने स्किल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान कर पाएंगे। स्किल पाठ्यक्रम, अगर स्किल जैसे डिग्री, डिप्लोमा या कुछ लेना चाहते हैं तो उसमें उनको मदद मिल सकेगी। पहले 1.5 लाख तक मिलती थी, अब 7.5 लाख रुपए तक ये मिला करेगी। ठीक है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता कब तक 3 गुनी बढ़ जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और रसिया के बीच में अभी एक डील हुई थी, उसके तहत ये हुआ कि रसिया जो है ये 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाने में भारत की मदद करेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता ये बढ़ जाएगी और 2031-32 तक, 2031-32 यानी कि अभी आप 2025 में चल रहे हो, तो आगे आने वाले 5 से 6 सालों में भारत की स्थापित जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है ये 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट किया गया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है ये ट्रिपल हो जाएगी 2031-32 तक। ठीक है,
हम लोगों ने एम कर रखा है, लक्ष्य बना रखा है 1 लाख मेगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का 2047 तक के लिए फॉर द नेट जीरो ट्रांजिशन। और आपको पता होगा 2070 तक हम लोगों ने टारगेट बनाया है पूरे भारत को एक प्रकार से जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बना दिया जाए। ओके, तो 2047 तक जब हम लोग 100 साल पूरे कर रहे होंगे आज़ादी के, तब तक का लक्ष्य है कि 1 लाख मेगावाट का जो पावर है जनरेट हो वो न्यूक्लियर कैपेसिटी के थ्रू जनरेट हो। तो ये अभी घोषणा की गई यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। दोनों ही याद रखना, ये दोनों टारगेट, ये दोनों लक्ष्य भारत सरकार का। वैसे 2047 तक हम लोग ऊर्जा स्वतंत्र भी होने की बात कर रहे हैं। ऊर्जा स्वतंत्र मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट होंगे। हम लोग को एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 लाख मेगावाट तक का ये एनर्जी जनरेट कर पाएंगे भारत में ही, तो हम लोग को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ जनरेट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे। हाल ही में किसको फ्रांस सरकार के द्वारा ऑफिसर डांस एल आड्रे ड्रेस लेट्रस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों राहाब अल्लाना को सम्मानित किया गया है फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल डांस एल आड्रे ड्रेस लेट्रस पुरस्कार से। राहाब अल्लाना एक राइटर हैं, क्यूरेटर हैं। इनको फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड फ्रांस में उन व्यक्तियों को, उन पर्सन्स को दिया जाता है जो आर्ट में, कला में, संस्कृति में यानी कि कल्चर में और लिटरेचर में महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए होते हैं। तो राहाब अल्लाना को इसी पर्पज से यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है, फ्रेंच आर्ट्स एंड लेटर्स इंसिग्निया, या जिसे ऑफिसर डांस एल आर्ट्स ड्रेस लेटर्स भी कहते हैं। तो ये तो फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगला। हाल ही में किस अभिनेता को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से सम्मानित किया गया है। मतलब इनके सम्मान में एक सोने का सिक्का बनाया गया है और वहां पर रखा गया है। एक कस्टमाइज सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन है। ओके, तो शाहरुख खान को एज अ ऑनर किया गया है और ये इस प्रकार से इनके नाम गोल्ड कॉइन होने वाला है। ये भारत के पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं। मतलब अभी तक किसी भी भारतीय अभिनेता के नाम किसी म्यूजियम में गोल्ड कॉइन बना करके नहीं रखा गया है। वैसे गार्विन म्यूजियम जो है एक ये मोम संग्रहालय है, वैक्स एक म्यूजियम है, लेकिन वैक्स स्टैचू ना स्थापित करके यहाँ पर गोल्ड कॉइन इनका रखा गया है इस बार। ठीक है, आप देखते हो जनरली वैक्स म्यूजियम जो होते हैं उसमें अभिनेताओं के, अभिनेत्रियों के वैक्स स्टैचू जो है ये स्थापित किए जाते हैं, या बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो भी होते हैं, खेल हो या कई किसी भी क्षेत्र से हो। तो वैक्स स्टैचू इनके दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे वैक्स म्यूजियम में शामिल हैं, अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं, जैसे अमेरिका में, यूके में, जर्मनी, फ्रांस, चेक गणराज्य, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में वैक्स स्टैचू इनके ऑलरेडी हैं, मोम के पुतले ऑलरेडी हैं और अभी यहाँ पर गोल्ड कॉइन म्यूजियम में रखा गया है। मतलब शाहरुख खान अगर आप देखो ना, भारत में कोई अगर ग्लोबल स्टार की तरफ है, जैसे कि बहुत सारे देशों में जिसके फैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा हों, तो उसमें शाहरुख खान का नंबर टॉप पर आता है। ठीक है, चलिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुन ला परियोजना का शुभारंभ किया है? तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग सिकुन ला परियोजना का शुभारंभ किया। देखो, अगर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग हो या पुल हो, ब्रिज हो, कुछ भी अगर ऐसा हो क्वेश्चन, तो आप तुरंत लद्दाख लगा दिया करना। ठीक है ना। हाँ, चेनाब ब्रिज जो है वो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के ऊपर, इसको ध्यान रखना। ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है और अभी चर्चे में आया था जब इसका मतलब अभी बन ही रहा था, आप देख ही रहे थे। तो अब लद्दाख में जो है ये अभी फिलहाल पीएम मोदी ने सिकुन ला टनल का कर दिया है शिलान्यास। मतलब शिलान्यास का मतलब फिर से शुरुआत हुई है बनना, और उद्घाटन का मतलब बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, तो अभी शिलान्यास किया गया है, मतलब अब ये बनना शुरू होगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग होगी, सिकुन ला परियोजना है, इस प्रोजेक्ट के तहत ये सुरंग बनाई जा रही है। ठीक है, 25वीं वर्षगांठ अभी कारगिल विजय दिवस की मनाई गई, और जो मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था, पीएम मोदी गए थे द्रास में, जो कारगिल स्मारक है वहां पर गए हुए थे स्थल पर, और वहां से उन्होंने स्पीच भी दी थी। उसी दौरान इन्होंने सिकुन ला परियोजना का भी शिलान्यास किया था। ये 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग होगी, जो नीमू पदुम दराचा मार्ग पर 15,800 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की जा रही है, बनाई जा रही है।
कौन बना रहा है? बीआरओ। जितने भी बॉर्डर एरिया पर जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे रोड हो, सुरंग हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, वो बीआरओ ही बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है। तो टोटल 1681 करोड़ रुपए की अनुमानित अभी लागत बताई जा रही है इसकी। अगला, हाल ही में किसने विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्टॉलेशन, इस इन्होंने ना पूरा का पूरा जो क्रूज है उसी को पूरा म्यूजिकल एक इंस्टॉलेशन बना दिया, मतलब कि एक म्यूजिकल इक्विपमेंट बना दिया। इनका नाम है अक्षय सरीन। अक्षय सरीन जो है ये पेशे से एक गायक हैं और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का। ये रॉयल कैरेबियन के स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज नाम का जो क्रूज था, 1100 फीट लंबा क्रूज, इसी को इन्होंने बजाने के योग्य संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया। मतलब ये पूरा का पूरा जो क्रूज है ना, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया है। सोनोकिनेसिस तकनीकी का उपयोग करके इन्होंने ऐसा किया हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक की हिस्ट्री में जब किसी क्रूज शिप को संगीत वाद्य यंत्र में बदल दिया गया है। ओके, चलिए, तो अक्षय सरीन ने ऐसा किया है, इनका नाम याद रखना। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून अभी पारित किया है हाल फिलहाल में। ये पहला इनके देश का कम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक चेंज लॉ है। तो क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके खिलाफ इनका ये एक्शन है जिससे कार्बन का एमिशन जो जहाँ पर ज़्यादा हो रहा हो उसको कम किया जा सके और ग्रीन हाउस गैसों में जो उत्सर्जन में कमी लाई जा सके। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ये बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक माना जाता है दक्षिण अफ्रीका भी। तो इसलिए इस पर कंट्रोल लाने के लिए इस पर कुछ काम कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। ओके, तो ये कानून ग्रीन हाउस गैसों को मुक्त करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए कार्बन बजट पद्धति स्थापित करेगा। चलिए, अब दक्षिण अफ्रीका आया है। दक्षिण अफ्रीका को मैप में देखते हैं है कहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको अफ्रीका महाद्वीप में आना है पहले, तो ये अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है। इसमें दक्षिण में आ जाइए तो ये है दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में साउथ अफ्रीका कंट्री है। अब इसकी 3 राजधानियां होती है, ये बात ध्यान रखना। एक तो होती है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव राजधानी है। इसके अलावा केप टाउन होती है, केप टाउन यहाँ पर दिखेगा, ये दोस्तों लेजिस्लेटिव इसकी कैपिटल है। और एक है ब्लोएम फाउंटेन। ब्लोएम फाउंटेन जो है ये है जुडिशियल कैपिटल साउथ अफ्रीका की। ठीक है, और सिरिल रामाफोसा दोस्तों इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। यहाँ की करेंसी की बात करें, करेंसी होती है साउथ अफ्रीकन रैंड। ओके, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा सामान्य विज्ञान की ई बुक आ चुकी है 7235939467 पर आप व्हाट्सएप करके ये रेलवे साइंस की ई बुक को आप ले सकते हो। ये ई बुक है, ध्यान रखिएगा, A4 साइज में है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, प्रिंटेबल है ये पूरी तरीके से, आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ई बुक के नाम पर एप्लीकेशन में एक्सेस दे देंगे, वहाँ पर भी जा करके पढ़ो, और प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ना चाहो तो नहीं पढ़ सको। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको PDF भेज दी जाएगी, आप ले जा करके उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल करके भी। ऐसे ही हाफ ईयरली की भी बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसको भी आप निकाल करके पढ़ सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होती है। तो फटाफट से व्हाट्सएप करिए इन नंबर पर और ये ई बुक को अपना बनाइए। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल हमने पूछा था FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है रोम में, इटली में। केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? 1.25 लाख करोड़ का। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत में वन आवरण के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। इसके अलावा भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया। तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टेलीग्राम पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, MJT ऐप पर जाकर इसकी क्विज सॉल्व कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।